अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद हुसैन। आप देखते हैं WT न्यूज़ एचडी। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर चौधरी मोहम्मद हसीब साहब, जो फैसल इकबाल ग्रुप के चेयरमैन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले आप डॉक्टर हैं, आपको सियासत में आने का ख्याल कैसे आया? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। कुछ फैसले हम करते हैं, कुछ शायद कि कुदरत की तरफ से होते हैं। तो जब मैं डॉक्टर बन के आया था तो मेरी हाउस जॉब चल रही थी, तो तब फैसल इकबाल साहब ने मुझे PP19 में से एज अ कैंडिडेट जो है वो मुंतखब किया था। उस सिलसिले में उन्होंने एक बहुत बड़ा जलसा भी किया था अपनी ज़िंदगी में ही। तो तब तक तो मेरा उससे पहले मेरा कोई ऐसा इम्कान नहीं था कि मैं सियासत शुरू करूँगा। लेकिन बस उनके इस जलसे के बाद से फिर मेरी सियासत का आगाज़ होता है। यानी आप फैसल इकबाल साहब की मौजूदगी में जो है ना, बल्कि आपको लाने वाले फैसल इकबाल ग्रुप। जी, बिल्कुल, फैसल इकबाल साहब की ज़िंदगी में ही उन्होंने ये फैसला किया था। फैसल इकबाल भाई जो है वो अपनी जिंदगी में तो उन्होंने बहुत ज्यादा जो है ना अप्लाई काम किए हैं, पाकिस्तान में भी ज़मीनें दी हैं, मुख्तलिफ स्टूडेंट को जो है उन्होंने स्पॉन्सर किया है। इसके अलावा भी गली नाली वो कभी भी जो है ना मेंबर सूबाई असेंबली मुंतखब नहीं हुए थे। ठीक है, मेरे ख्याल में एक जो है उन्होंने इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के निशान पर लड़ा था, बाकी जितने भी हैं वो आज़ाद। तो आपका आगे क्या जो है फैसला है कि आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर आना चाह रहे हैं या किसी पार्टी के साथ इलाक़ करके आगे चलें? देखिए, जैसे फैसल इकबाल साहब की जितनी भी पॉलिटिक्स है, अगर उसको देखा जाए तो हमारे पूरे, मैं अगर कहूँ कि मुल्क में भी चंद मिसालें मिलती हैं तो वो गलत नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स की है, उस तरह से मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स कोई नहीं कर सकता। क्योंकि ख्वाह वो बात हो किसी नमाज़े जनाज़ा की, किसी FG स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे की फ़ीस की, या फिर वो किसी गरीब और पसमानदा इंसान की से लेके कब्रिस्तान की जगह तक के जो मामलात हैं वो उन्होंने देखे हैं। और किसी पार्टी में ना आने की भी उनका एक अपना मंशूर था कि वो चाहते थे कि वो खिदमत खल्क की बुनियाद पे इलेक्ट हों और फिर उसको अपने हिसाब से आगे अपनी सियासत को और अपनी खिदमात को एक ही तर्ज़ लाइन पे लेके चलें। लेकिन अभी का जो सवाल है आपका वो इस तरह से है कि फैसल इकबाल साहब की वफ़ात के बाद चीज़ें बहुत बदल गई हैं। मेरे लिए ये एक मुश्किल मैदान भी है, क्योंकि ये मेरा पहला इलेक्शन होगा और मेरे लिए तजर्बाकारी के लिहाज से, पॉलिटिक्स को समझने के लिहाज से और इतनी बड़ी लेगेसी जो मेरे पीछे है मोहम्मद फैसल इकबाल साहब की, उसको बरकरार रखने के लिहाज से मुझे हर चीज़ बड़ी सोच समझ के और ऑन द टाइम पेपर पे करनी होगी इंशाल्लाह। अच्छा, फैसल इकबाल साहब की मौजूदगी में जो लोग फैसल इकबाल विंग के सदस्य थे, अब तो वो ज़्यादातर मुख्तलिफ पार्टियों में डिवाइड हो चुके हैं। उसके बाद आप क्या समझते हैं कि आपकी क्या पोजीशन रहेगी? देखिए, जो हमारा ग्रुप था उसमें से ग्रुप जाने के बाद जब फैसल इकबाल साहब इस दुनिया से गए, उसके बाद हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारा ग्रुप छोड़कर कोई दूसरी सियासी पार्टियों को तरजीह दी है। क्योंकि फैसल इकबाल साहब के जाने के बाद एक तरह से इस सारे निज़ाम को संभालना वो बहुत मुश्किल था। लेकिन मेरा जो मानना है, जो फैसल इकबाल साहब का वोट बैंक है ना, वो आज भी एक गरीब इंसान का वोट बैंक है। फैसल इकबाल साहब का जो वोट है वो ना नज़र आने वाला वोट है, वो छुपा हुआ वोट है और वो उनके नाम पे जो है उनकी सियासत को देखते हुए, और जैसे कि मैं अभी अगर कहूँ तो मैं जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं उनमें सबसे ज़्यादा यंग मैं हूँ, तो प्रोफेशन वाइज भी मैं एक डॉक्टर हूँ। तो मेरा ये मानना है कि वो गरीब और वो फैसल इकबाल साहब के लोगों से मेरा पैगाम है कि जो कोई साइकिल चलाता है, कोई नवाबाबाद में रेडी लगाता है, कोई शरीफ अस्पताल के सामने कोई दुकान कर रहा है, वो लोग जिनका मंजरे आम पे पॉलिटिक्स नहीं आती, हमारा वोट बैंक वो है। तो मेरी जो अपना मेरा तजर्बा है वो यही है कि हमारा वो सारा जो छुपा हुआ वोट है, आल दो के बड़े नाम नहीं है हमारे पास। हमारे पास कोई
बड़े नाम नहीं होंगे, लेकिन फिर भी जो मेहनत थी फैसल इकबाल साहब की, उसका रिजल्ट आपको इस इलेक्शन में नजर आएगा इंशाल्लाह। नहीं, अगर फैसल इकबाल साहब की मेहनत या उस रिजल्ट की आप बात करते हैं, तो जो कैंट कोर्ट के इलेक्शन हुए थे, उसमें तो फैसल इकबाल ग्रुप की जिन लोगों ने पोस्टर लगाए थे कि हमारी की है, वो लोग भी बहुत बुरी तरह पिटे थे। मसलन आप वार्ड नंबर 3 का इलेक्शन देख रहे हैं, यहाँ पर क्या साहब थे जो सब्जी का काम भी करते हैं, वो उनके फैसल इकबाल ग्रुप की हमायत थी, तो वो मेरे हाथ में टोटल 16 के 17 वोट ले गए थे इस बार। तो अगर ऐसी कंडीशन है, तो मेरा भी ख्याल कि फैसल इकबाल ग्रुप के जाने के बाद आप लोगों ने वो मेहनत की या जो फैसल इकबाल का एक अपना तर्ज अमल था, वो आप लोग मेंटेन रख सकते बिल्कुल, आपका सवाल जो है वो वैलिड है, उसकी एक अपनी अहमियत है, और हम स्पेशली मैं, क्योंकि हम में से तो अब बहुत कम लोग हैं, मैं इस बात का एतराफ़ भी करता हूँ कि जो चीज़ हमें डिलीवर करनी चाहिए थी या जिस तरह से हमें इस ग्रुप को रिप्रेजेंट करना चाहिए था, उस तरह से नहीं हो सका। और उसकी रीज़न भी यही है कि हमारे ग्रुप में बहुत टूट-फूट का शिकार हो गए थे हम लोग। हमारे बहुत सारे सीनियर जो कारकुनान थे या फैसल इकबाल के जो दोस्त थे या जिनके साथ हमारे ताल्लुकात थे, वोट बैंक था, हमारे धड़े थे, उनमें भी मसाइल आए हैं। और तीसरे नंबर पे ये है कि हम इसको बदलने की कोशिश, हम उस ग्रुप को शायद उस तरह से तो फ़ाल नहीं कर पाएँगे, क्योंकि एक फैक्ट होता है, फैसल इकबाल साहब का फैक्ट, उनका फैक्टर जो है वो उनका फैक्टर था। वो शायद कि डॉक्टर हसीब अहमद वो डिलीवर नहीं कर सकता कि हर जनाज़े पे पहुँचना, हर गरीब की दाद रसी करना, हर मज़लूम के साथ खड़े हो जाना। लेकिन डॉक्टर हसीब आज आप लोगों से इतना वादा कर सकता है कि ये जो फैसल इकबाल ग्रुप है, इसकी जो मेहनत है, भले हमारे अलायंस बने, हमारी पॉलिटिक्स किसी भी शक्ल में जाए, जो नाम है फैसल इकबाल साहब का और जो उनका मोटो है, उस पे जो है वो मैं हर वक़्त चलने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह ताला। चलें, ये तो फैसल इकबाल भाई ने जो किया, जिस तरह उन्होंने सियासत की, वो एक बात है, एक हमेशा सुनहरी रोशनी है। अब आप अपनी सियासत के मुतल्लिक़ बताएं, आपका आगे क्या मंशूर है, किस तरफ जो है आप जाना चाह रहे हैं, किस तरह जो है आपका बेसिक मंशूर क्या है, किस पे आप इलेक्शन लड़ेंगे, और जहाँ वार कैंट और टेक्सला में कौन कौन से ऐसे फेलियर हैं जिनकी वजह से ये आवाम पिस रही है, कौन कौन से फ्लाई मंसूबे आप इनके लिए ला सकते हैं? देखिए, इसमें फैसल इकबाल साहब भी कहा करते थे कि हमारे पिसने की वजह अवाम के वो बज़ाते हम खुद भी होते हैं। उसकी वजह ये है कि हम अपने जैसे लोगों को तरजीह नहीं देते। हम अपने से ऊपर और अपने से अच्छे लोगों की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि कल को हमारा कोई बच्चा एफजी कॉलेज से जब निकलता है तो वो उसकी आगे प्रोग्रेस रेट देखी जाए, हालांकि हमारा हब है एजुकेशन का वह। लेकिन अगर आप रोज़गार के मौके देखें या आप किसी भी जगह पे हमारे नौजवानों को देखें तो उस तरह से प्रेफरेंस नहीं मिलती। इतने पढ़े लिखे हमारे लड़के आज मजबूर हो गए हैं रेहड़ियाँ लगाने पे। हमारा अगर आप सेहत का सिस्टम देखें तो उसमें भी बहुत सारी मसाइल का सामना करना पड़ता है आपको। अंदर चले जाएँ तो पीएफ हॉस्पिटल है, अब अलग से ट्रीट होते हैं पेशेंट्स, द सोल्जर पेशेंट्स और ये प्राइवेट पेशेंट्स। अगर आप एक हॉस्पिटल की बात करें तो नून लीग के दौर में या चौधरी निसार साहब ने जो बनाया था मालागंज के साथ आगे, तो वो एक फैसिलिटी मिली थी। पिछले पूरे 5 से 8 सालों में हमें एजुकेशन वाइज, हमें सेहत के लिहाज से कोई ख़ास प्रायोरिटीज़ नहीं दी गई। हालांकि हम यहाँ से निकले तो छाछी मोहल्ले से अगर आप बैरियर 2 तक जाएं तो आपको कोई 10 किस्म के बोर्ड्स लगे मिलेंगे, एमएनए, एमपीए, लेकिन वो सारे काम वो किए गए हैं जो दिखने वाले हैं, कि जो नज़र में आ सकें। इंटरनली एक नौजवान की फ्यूचर को लेकर, सेहत को लेकर कोई काम नहीं किए गए। तो मेरा मंशूर जो है वो यही है कि एक तो मैं सेहत पे जितना बेहतर, क्योंकि मेरे प्रोफेशन भी ऐसा है और उसको मैं बहुत अच्छे से देख सकता हूँ कि हम जितना बेहतर अपनी
BHUs کے سسٹم کو لا سکیں, ڈسپنسریز کے حوالے سے بہتری کر سکیں. دوسرا ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن ہماری FSC میٹرک لیول تک تو FG کی وجہ سے ہمیں بہت آسانی ہو جاتی ہے, لیکن مسائل اس کے بعد شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ پراپر فیکلٹیز نہیں ملتی. کئی ایسے بچے ہیں جو کالجز کی, پرائیویٹ کالجز کی فیسز نہیں دے سکتے, تو ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے. لیکن یہ سب کچھ تبھی ہوتا ہے جب ہم اللہ اور اللہ کے قانون کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میری کوشش یہی ہے کہ میں ایک اچھی نیت کے ساتھ, اگر اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے تو میں اس کو ایک اچھی نیت کے ساتھ اور ایک اچھے پلیٹ فارم پہ اس کو ڈیلیور کرنے کی کوشش کروں. اچھا, ابھی آپ نے بات کی FT اسکول کے حوالے سے, اگر دیکھا جائے جو لوگ تو کینٹ بورڈ کے اندر ہیں, جو لوگ بیریئر کے اندر رہتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے لیے تو ایجوکیشن ایزی ہے. لیکن جو لوگ روڈ کے طرف ہیں یا جو لوگ بیریئر سے باہر نکل کر ہیں, اگر ان لوگوں کو دیکھا جائے ان کے لیے تو کوئی سرکاری اسکول ہی نہیں ہے. ٹیکسلا میں ہائی اسکول موجود ہے, اس کے بعد آپ اس طرف آ جائیں GT روڈ سے اس طرف, آپ کو آگے حسن عبدال پراپر اسکول کوئی نہیں مل رہا. گورنمنٹ سطح پر تو اگر آپ دیکھیں, یہ نائلی دیکھیں یا میں بھی باقی بہت سارے کام جہاں پر ہے, وہاں پر ایجوکیشن میں کس طرح آپ اس کو جو ہے نا اس کا تجربہ کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس اس کا پلان کیا ہے؟ اس میں تو میں یہ ایڈ آن کرتا جاؤں کہ سب سے پہلے تو میں خود اس چیز کا وکٹم ہوں کہ میری فیصل اقبال صاحب کے ساتھ بچپن میں کس طرح سے انٹریکشن بنا. میری جو سکولنگ تھی اس کے بعد مجھے FG اسکول نمبر 7 میں ایڈمیشن نہیں مل رہا تھا, اور اس بات کو تقریباً کوئی 2 ہفتے اور 1 مہینہ ہو چکا تھا. ایک سویلین ہوتے ہوئے مجھے FG کے اندر کوئی اسکول نہیں مل رہا تھا. باہر کے آپشنز میں اگر دیکھیں پرائیویٹ میں اندر میں تو گیلانی اسکول کے علاوہ آپ کو کوئی نظر نہیں آتا تھا اس ٹائم پہ. ابھی تو چلے اسکالر اسکولز آ گئے, بیس اسکول سسٹم پرائیویٹلی بھی آ گئے, اس ٹائم پرائیویٹلی بھی اتنا زیادہ انفلوئنس نہیں تھا. تو یہ چیز تو نو ڈاؤٹ کہ جو لوگ ہم سراؤنڈنگز میں رہتے ہیں, اس وال سے باہر رہتے ہیں, ان کے لیے تو ہمارے لیے تو بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر آپ ایکسیڈنٹس کی شرح ہی دیکھ لیں تو بیریئر 2 جو ہے ہمارا, اس کو کراس کرتے ہوئے آپ اگر بچوں کے ایکسیڈنٹ کی شرح کو دیکھیں تو وہ بھی آپ کو اچھی خاصی ملتی ہے. آج تک اس کے لیے کوئی پراپر پل یا کوئی پراپر سسٹم نہیں بنایا گیا. تو اس میں چیزیں ایک دم سے ہو جانا یا کہہ دینا کہ یہ کر لیں گے, یہ مشکل ہو جاتا ہے. لیکن میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں صحیح کون کرتا ہے؟ جو خود اس میں سے گزر کے آتے ہیں. یہ سب وہ ہماری پریفرنسز ہیں جو ہم خود پریفر کرتے ہیں. تو ہماری پریفرنسز خود ہی ہم بناتے ہیں. اب جیسے کہ میں نے بتایا کہ اٹ سیلف آئی ایم اے وکٹم, میں خود اس چیز کا وکٹم ہوں کہ کتنا مشکل سے ہمیں اندر ایڈمیشن ملتے ہیں سویلینز کو. تو آف کورس ہمیں اسی لیول پہ آ کر اپنے آرمی انسٹیٹیوٹ کے علاوہ اپنے جو سرکاری انسٹیٹیوٹ ہیں ان کو بھی اتنا فعال کرنے کی اور ان کو بنانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے باہر بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکیں. ابھی آپ نے پلان کسی سیاسی جماعت کے ساتھ علاق کی شکل میں زیادہ آپ کو بہتری نظر آ رہی ہے یا؟ دیکھیے, الائنس سیاست کا حصہ ہے. لاسٹ ٹائم بھی ہمارا جو الائنس بنا تھا وہ آزاد سیٹ پر جیپ پہ ہی چودھری نثار علی خان صاحب سے بنا تھا, اور وہ آن دیٹ ٹائم آن دا ٹیبل اور اپنے گروپ کے سارے ممبرس کے ساتھ ڈسکس کرنے کے بعد پلان کو ہم منظر عام پہ لایا جاتا ہے. ابھی میرا یہ ہے کہ ایک ینگ ہونے کی وجہ سے, ان ایکسپیرینسڈ ہونے کی وجہ سے ایک پازیٹیو سائڈ بھی ہے. وہ یہ ہے کہ ایک نیا چہرہ ہے, پڑھا لکھا ہے, اور ایک غریب اور متوسط گھرانے سے نکلا ہوا بچہ ہے. وہ میں اگر اپنے بارے میں بتاؤں تو میں تو آر محسوس نہیں کرتا کہ جب ہم اپنے کاغذات نامزدگی بھی جمع کرانے جاتے ہیں تو ہم لوگ ایک گاڑی پہ جا رہے تھے, تو ساتھ میں 20 گاڑیوں والے ہمارے ساتھ جو ہمارے اپوزٹ یا کینڈیڈیٹس تھے وہ تھے. اور جب میں پڑھتا تھا تو میں اپنی اس پڑھائی کے ساتھ ساتھ لائق علی چوک میں جو ہمارا PF شادی ہال ہے, میں اس میں ویٹرنگ بھی کرتا تھا. جب میں پڑھتا تھا تو میں نواب آباد میں ایز اے سیل مین بھی کام کرتا رہا ہوں. تو شارٹ میں جو ہماری جو واک اینڈ کی اور ٹیکسلا کی عوام ہے وہ ایجوکیٹڈ عوام ہے. سب سے زیادہ ایجوکیشن کی شرح اگر ہے تو وہ ہمارے پاس ہی ہے. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کہہ دینا کہ یہ کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے,
इज वेरी इजी, लेकिन जब तक आप उस चीज में से खुद नहीं गुजरे होते, जब तक आपने उस चीज को खुद फेस नहीं किया होता, तब तक बहुत मुश्किल होता है कि आप उन मसाइल को डिलीवर कर सकें जो आपने देखे ही नहीं। ठीक हो गया। चलिए अभी बात करते हैं हम उनकी कोई मौजूदा सियासी सूरत-हाल के ऊपर। जी, इसमें आपको क्या लग रहा है अभी पीटीआई जो एक बयानिया बना रही है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, या उसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी अभी यही ज़्यादा मेन इशू है कि उनको भी मौका नहीं दिया जा रहा। तो क्या ये सच है? देखिए, अगर हम अपनी पॉलिटिक्स की बात करें तो हर जगह पर, हर प्लेटफॉर्म पर ये तो कहा जाता है कि हम एक जमहूरी मुल्क हैं, लेकिन जमहूरियत में हमेशा कहीं न कहीं हमारी पॉलिटिक्स में हमारी अफ़वाज का हाथ रहता है, और वो ज़रूरी भी है, क्योंकि मुल्क के इस्तेहकाम के लिए भी फ़ौज हमारे माथे का झूमर है। लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारी पॉलिटिक्स को हमेशा से जो है पाकिस्तान फ़ौज की तरफ से एक डायरेक्शन मिलती है और वो असरअंदाज़ होती है। तो अभी भी हम जो सिचुएशन है उसमें यही सिचुएशन देख रहे हैं। बाकी मेरा अपना स्टांस ये है कि किसी भी कोई भी अगर वो जमात है तो उस पे किसी किस्म की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। ये जमहूरी निज़ाम है, हर किसी को राइट होना चाहिए कि वो इलेक्शन में हिस्सा लें और उसके बाद अवाम जिसे चूज़ करती है उसको उन्हें मुंतखब करना चाहिए। इसके साथ-साथ के ये जो मसाइल हमारे साथ बड़े हैं जिस पे नॉर्मली मीडिया पे बात नहीं होती, क्योंकि वो एक सेंसिटिव इशू बन जाता है। 9 मई के वाक़यात की बात करें या फिर आप अभी के जो पॉलिटिक्स है, नवाज़ शरीफ साहब का आना, इस मुल्क से जाना, तो ये सारी वो बातें हैं कि जो हमारी इंटरनल सियासत पे मुदाखलत करती हैं और ये होती आई है। इस पे बात जो है वो कम होती है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी जमहूरियत जो है वो मरहून मिन्नत है। ठीक हो गया। तो अभी जो मौजूदा सेटअप है, इलेक्ट्रॉन सेटअप, ठीक है, इसको जो गवर्नमेंट ने जाते-जाते जो इख्तियारात दिए थे, उससे क्या ये इन इलेक्शन में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे? देखिए, अब इख्तियारात तो जिस भी हुकूमत के होते हैं, हुकूमत होती है तो जब भी आपके इलेक्शंस होते हैं तो कहीं न कहीं वो इम्पैक्ट तो होता है उसका। अब वो पॉजिटिव सेंस में हो, नेगेटिव सेंस में हो, लेकिन फिर भी आप जो है ये नहीं कह सकते कि वो इलेक्शन मुतनाज़ा हो जाएँगे। आपको नहीं लगता ये इलेक्शन मुतनाज़ा होंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन मुतनाज़ा होंगे। लेकिन थर्ड प्लेयर रोल पाकिस्तान का होता है हमेशा, तो रोल होता है, लेकिन मुतनाज़ा इलेक्शन कह के इलेक्शन हो जाना, एक तो हमारे माशी हालात इतने ख़राब हैं कि इसमें इलेक्शन करवाना और करवाने के बाद इतना इन्वेस्ट करने के बाद उसको मुतनाज़ा करार देना और उसको फिर री इलेक्शन कराना, वो हमारे एक आम पब्लिक, एक रेडी वाले के साथ जुल्म है।